बताइए। लेके जा रही। फिर वेट करें उनका है। चलो देखते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। कहाँ तक पढ़ लिए थे कल? क्वेश्चंस कर रहे थे अपन तो स्ट्रेट लाइन पे। हाँ, कितने हो गए? इक्वेशन ऑफ लाइन दो ही सवाल किए हैं। क्वेश्चंस ही करने हैं अभी तो। और चलो ठीक है। ओके, कोई डाउट? नो। चलो ठीक है, कंटिन्यू करें फिर आगे ना। नेक्स्ट फिर अगर दो हो गए तो फिर तीन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा सवाल है, चलो ये बताओ जब तक आ रहे हैं धीरे धीरे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन। ये दिया हुआ है अपन को, r इक्वल्स टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के। Find the coordinates of a point on the line which is at a distance of 3 units from point 1 minus 2 3.
लाइन की इक्वेशन गिवन है वेक्टर इक्वेशन, और एक पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स के साथ। लाइन पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो गिवन पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हो, तो पॉइंट लेट करना पड़ता है ना। तो या तो पोजीशन वेक्टर लेट करेंगे या कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे। वेक्टर में पोजीशन वेक्टर लेट करना अगर वो अपन को लाइन पर, तो क्या लेट करते हैं? आर वेक्टर इटसेल्फ इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। तो यही है, अगर कोई पोजीशन वेक्टर लेट करना है तो आर वेक्टर इटसेल्फ। तो लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके कोरस्पॉन्डिंग वो पॉइंट आएगा जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस 3 यूनिट है। तो अगर वेक्टर में करना चाहे तो ये लेट कर लो एज इट इज, आई अलग जे अलग के अलग करते हुए। फिर इसको भी पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर ले, आई माइनस 2j प्लस 3 के। फिर वो वेक्टर बनाएंगे ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस वैसे बताई जाती है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 3 के बराबर कर देंगे तो लेमडा आ जाएगा। अगर अपन कोऑर्डिनेट्स में ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, और उसका वो सिंपल सा तरीका है। पैटर्न अपन को क्लियर है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और उसके पैरेलल वेक्टर, यहाँ से उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। तो अपन को जो सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर में कोऑर्डिनेट्स होते हैं फिक्स पॉइंट के, वो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएंगे 1 -2 3। तो वो आ जाएगा x माइनस 1 y माइनस माइनस 2 y प्लस 2 प्लस z माइनस 3। तो ये तो फिक्स पॉइंट आ गए न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में डी आर, वो यहां से मिलेंगे पैरेलल वेक्टर से 2 3 6 2 3 6। तो लाइन की इक्वेशन को पहले अपन सिमेट्रिक फॉर्म में लिख दें कार्टेशियन में, ताकि कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर सकें। तो कोऑर्डिनेट लेट करने का तरीका भी वही, इक्वल टू लैम्डा लोगे और फिर वो एक्स वाई जेड लेट करोगे। लेट पॉइंट भी, ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 2 6 लैम्डा प्लस 3। ये पॉइंट लेट कर लेंगे, और इस पॉइंट की गिवन पॉइंट से डिस्टेंस दी हुई 3 यूनिट, इक्वल करो 3 यूनिट के डिस्टेंस फॉर्मूले से लैम्डा आएगा। इसको नाम दे देते हैं ऐसे ए, इसको देते हैं पी। सिंस पी ए इज इक्वल टू 3, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 6 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करना है भाई। 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 9। ये कितना आ रहा है लैम्डा की वैल्यू? कोई अच्छा सा आ रहा है क्या? लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 9/49। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3/7। तो इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज है, इसका मतलब 2 पॉइंट्स हैं। और सही भी है, एक लाइन पर ऐसे 2 पॉइंट होंगे जो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे 3 यूनिट की डिस्टेंस। तो वो पॉइंट आ जाएंगे अपने पास। एक बार 3/7 प्लस में रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 3/7 7 प्लस 6 13/7। यहाँ से 3/7 रखा तो 9 माइनस 14 माइनस 5/7। और यहाँ से 3/7 18 और 21 और 18 39/7। और दूसरा -3/7 लेंगे तो -3/7 -6 + 7 1/7, देन -3 इधर लिया दो। अच्छा, यहाँ पे अपन ने सही लिखा था ना, 9/7 -2 9 -14 -5 सही है। -3/7 लेंगे तो -9/7 -14 -9 -23/7, और यहाँ -3/7 -18 + 21 3/7, ये आ जाएगी।
तो वेक्टर से कार्टेशियन में कन्वर्ट करना पड़े कभी भी तो इजीली कर सकते हैं। पैटर्न ध्यान रखना है बस लाइन में। इक्वेशन का पैटर्न क्या है वेक्टर में और कार्टेशियन में। इसमें दो पार्ट करते हैं अपन। शो दैट द टू लाइंस, इनकी इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 4/5 इक्वल टू y minus 1/2 equal to z intersect at a point. Also find the point of intersection. एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दो लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक तो अपन यहाँ देखते हैं बेसिक कंसेप्ट है इसका, बट एक डायरेक्ट मेथड अपने को आगे जाके मिलेगा। कुछ आगे बात करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक में। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है साथ साथ। तो अगर अपन को पहले से पता ही है कि पॉइंट ऑफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसका एक सीधा सा तरीका है, आप दोनों पर एक एक पॉइंट लेट करो, है ना। दोनों लाइन पर एक में लेमडा लेकर एक में म्यू लेकर दोनों पर एक एक पॉइंट लेट कर लो और मान लेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एक में लेमडा की टर्म्स में दूसरे में म्यू की टर्म्स में एक एक पॉइंट होगा, और अगर वो सेम पॉइंट होगा तो लेमडा और म्यू की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऐसे होंगी जिसके लिए वो इक्वल हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। तो वही काम करना है, कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके सॉल्व कर लेना है। पर अपन को यहाँ पे प्रूव भी करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, या फिर मान लो कि चेक करना है कि दो लाइन से इंटरसेक्टिंग है कि नहीं यहाँ पे। तो कैसे, उसका तरीका भी वही है, आप दोनों पर एक एक पॉइंट लेट ही करो। तो जैसे फर्स्ट लाइन इक्वल टू लेमडा लिखा, लेट अ पॉइंट ऑन लाइन भी कुछ लेते हैं पी जैसे ले लेते हैं अपन, नाम देने की क्या जरूरत है। 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3। तो इस लाइन पर ये पॉइंट लेट कर लिए। सिमिलरली सेकेंड लाइन पर एक पॉइंट लेट कर लेंगे कुछ दूसरा स्केलर लेके, वो है अपने पास x माइनस 4/5 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z अपॉन 1 इक्वल टू म्यू। लेट पॉइंट ऑन लाइन भी, यह आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 1 म्यू इटसेल्फ। दोनों पर एक एक पॉइंट लेट किया। अगर दोनों लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो लेमडा और म्यू की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होंगी जिसके लिए ये पॉइंट सेम बन जाना चाहिए अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसका एक तरीका चेक करने का क्या है, आप कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दो आपस में। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए लेमडा और म्यू की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के। हम कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को बराबर कर दें, दो कोऑर्डिनेट, क्योंकि दो अननोन है लेमडा और म्यू, जैसे कोई भी दो को आपस में इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं। हम बोलेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बोलोगे जैसे z कोऑर्डिनेट को बराबर कर दिए तो म्यू इक्वल्स टू 4 लेमडा प्लस 3, एक इक्वेशन तो यही बन गई। एंड वो दूसरा ले लें जैसे 2 म्यू प्लस 1, y कोऑर्डिनेट ले रहे हैं 3 लेमडा प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2 म्यू इक्वल्स टू 3 लेमडा प्लस 1। किसी को एलिमिनेट करना, म्यू की वैल्यू पुट कर लो, तो ये कितना आएगा 8/5 लेमडा इक्वल्स टू -5, लेमडा इक्वल टू -1, और लेमडा की वैल्यू -1 आई है तो म्यू भी आ जाएगा यहाँ से।
तो म्यू इज कमिंग आउट टू बी अगेन -1। हमें दो कोऑर्डिनेट्स को बराबर किया, z और y कोऑर्डिनेट को, लैम्डा और म्यू की वैल्यू के लिए सॉल्व किया, वैल्यूज आ गई। अब अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू रेस्पेक्टिव उधर पुट करने पर तीसरा जो कोऑर्डिनेट बचा हुआ है वो भी सेम सेम आ जाना चाहिए। अगर आया तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है। और मान लो अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू हमने तीसरे कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो बचा हुआ है उसमें पुट किया और डिफरेंट आ गया, इसका मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका ये है, दो को इक्वल करके सॉल्व करो, तीसरे में वैल्यू पुट करके देख लो सेम आ रहा है कि नहीं। आया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं आया नॉन इंटरसेक्टिंग। अब अपन को तो प्रूव करना था कि इंटरसेक्टिंग है, तो अपन को पता है कि सेम आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट में पुट कर लो, दोनों जगह सेम आ जाएगा, 2λ+1 और 5μ+4। तो लैम्डा की जगह -1 रखोगे, म्यू की जगह -1 रखोगे, वो दोनों जगह से सेम ही आ रहा है, -1 बस हो गया। इंटरसेक्टिंग है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इससे तो हमने ये प्रूफ किया, ये चेक किया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमने वैसे निकाल ही लिया -1। बाकी या तो लैम्डा की वैल्यू उधर पुट कर दो या म्यू की वैल्यू इधर पुट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ ही जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1, यहाँ पुट कर दो म्यू की वैल्यू, तो -1 और -1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। इंटरसेक्टिंग है कि नहीं चेक करने के बहुत एक शॉर्ट मेथड है हमारे पास। अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चंस करने के बाद एक, जब अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, वहां अपन को खाली एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है चेक करने के लिए, देखेंगे। पर हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो फिर यही है, वेक्टर इक्वेशन गिवन हो तो वेक्टर में भी यही काम करना होगा। वहां पे अपन पोजीशन वेक्टर लेट करते हैं, आर वेक्टर जो दिया होता है इक्वेशन में वही ले लेते हैं, तो दोनों को आपस में इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, हम ज्यादातर कोऑर्डिनेट्स में ही रहते हैं, तो अगर वेक्टर भी गिवन है तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू पॉइंट 102 and which meets the line x plus 1 by 3 equal to y minus 2 upon minus 2 equal to z plus 1 upon minus 1 at right angle। एक गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन, जो एक गिवन लाइन को 90 डिग्री राइट एंगल पे मिल रही है, वह परपेंडिकुलर लाइन। अब बस ये ध्यान रखना, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, लीस्ट रिक्वायरमेंट टू राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 3D, एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज। कार्टेशियन की बात करें तो, है ना, वेक्टर में बात करें तो फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है अपन को 102, जिससे वो पास हो रही, तो पॉइंट तो है हमारे पास। अब बस ये है कि वो गिवन लाइन को राइट एंगल में मिल रही है, मतलब परपेंडिकुलर है। मान लो ये पॉइंट तो है हमारे पास A102, ये गिवन लाइन है जिसके वो परपेंडिकुलर है, किसी पॉइंट P पे मान लो मिल रहा है, मीट द गिवन लाइन एट राइट एंगल
मान लिया पॉइंट पी पे मिल रहा है। तो अब अपन को लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या तो देखो हमें पता है, या तो फिर हमें दो ही फॉर्म पड़ी है, या तो एक पॉइंट मिल जाए और साथ में डी आर मिल जाए डायरेक्ट, या फिर दूसरा अपन ने देखा था दो पॉइंट मिल जाए, 2 पॉइंट, क्योंकि 2 पॉइंट होते तो फिर डी आर लिख देते हैं अपन डिनोमिनेटर में, x2 माइनस x1। तो यहाँ हमें कोशिश ये करनी, या तो डायरेक्ट डी आर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर एक पॉइंट निकाल लेंगे और फिर लिख देंगे इक्वेशन। तो अब बोला है कि राइट एंगल पे मिल रहा है वो लाइन को, तो उससे मान लिया कि अपन ने पॉइंट पी पे मिल रहा है, तो पॉइंट पी जो है वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है ना। तो अब गिवन लाइन में लाई करेगा तो उस पर तो अपन पॉइंट लेट कर सकते हैं, कोई पॉइंट लेट करना हो तो लेट कर रहे हैं अपन, देखना इसके इक्वल लैम्डा लेकर लेट कर लेते हैं, लेट पी यहाँ से इक्वल टू लैम्डा मान लो, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 3 λ-1 -2 λ+2 और -λ-1 विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो मिल रहा है दोनों लाइंस। एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उस पर लेट कर लिए। अब कंडीशन क्या है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कुछ ना कुछ। अब अपने पास क्या कंडीशन है, राइट एंगल परपेंडिकुलर मिल रहा है, तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर, लाइन की बात करें तो कंडीशन क्या होगी, वेक्टर में बात करते हो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अभी हमारे पास वेक्टर तो नहीं है, या तो हम वेक्टर बनाए, यहाँ पे हमने पढ़ा है डी आर्स, वही सेम रिलेशन आता है ना, जो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट से आता था वैसा ही है। डी आर्स का सम ऑफ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन को डी आर लिखने हैं, डी आर्स ऑफ व्हाट, दिस लाइन एपी। तो एपी के डी आर लिख देते हैं, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स पता हो तो डी आर अपन लिख पाते हैं ना, पी के कोऑर्डिनेट लेट कर ली, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है ही सही, तो x2 माइनस x1 करके डी आर आ जाएंगे, 3 λ-1 -1 3 λ-2 -2 λ+2 -0 -λ-1 -2 -λ-3। ये तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए लाइन एपी के, और दूसरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, गिवन लाइन वो तो इक्वेशन से मिल जाएंगे अपन को, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं 3 -2 -1 ऐसे। और जब दोनों लाइंस के डी आर पता है और पता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 कर दे, लेमडा की वैल्यू मिल जानी है। बताओ क्या आ रहा है, ये आ जाएगा a1 3 लैम्डा -2 -2 -2 लैम्डा +2 -1 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। देखिए क्या आ रही है लैम्डा की वैल्यू, 9 4 13 प्लस 1 14, और इधर से आ रहा है -6 -4 -10 +3 -7 1/2 है ना। लेमडा आ गया 1/2, दैट मीन्स या तो आप डी आर ही लिख दो डायरेक्ट, या फिर पॉइंट पी लिख दो, डजंट मैटर, अपन को तो इक्वेशन लिखनी है तो हम डायरेक्ट डी आर ही लिख देते हैं, पॉइंट निकालने के लिए तो बोला नहीं है। तो एपी के डी आर ही लिख देते हैं, लेमडा की वैल्यू पुट कर गई यहाँ से 1/2 पुट कर, 3/2 -2 इज -1/2, यहाँ -1 + 2 1, और 1/2 -1/2 -3 इज -7/2 ऐसे। अब क्या डिनोमिनेटर में अपन को डीआर लिखने होते हैं ना, तो डायरेक्ट डीआर निकाल ले, पर डीआर कुछ अच्छे से नंबर आ जाए इंटीजर में तो अच्छा लगता है, ये फ्रैक्शंस में आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा डिनोमिनेटर में अपन ये फ्रैक्शंस लिखे, तो लिखने में लिख दो, गलत थोड़ी है। हाँ, पर हमें पता है ना डीआर है, तो डीआर तो भाई कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से, तो हम यहाँ किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते, जैसे 2 से कर दो, तो ये आ जाएगा -1 2 -7, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर सकते हैं, रहेंगे उसी लाइन के डीआर, नंबर बदल जाएंगे बस, क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं सारे नंबर्स।
और कुछ चीज करना हो, पॉजिटिविटी ज्यादा चाहिए तो दो नेगेटिव अच्छे लग रहे, बीच में माइनस लगा दो, दो से नेगेटिव हटा के, मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बात एक ही है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इक्वेशन लिख दे डायरेक्ट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में। 102 पॉइंट था, x -1 अपॉन 1, y -0 अपॉन -2, z -2 अपॉन 7, खत्म, बन गई लाइन की इक्वेशन। इसमें कोई दिक्कत? कहीं भी? दोनों लाइंस का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है। Shit. Find the equation of acute angle bisector of the two lines. अच्छा 4 जे कैप है, 4 जे कैप, थ्री आई प्लस 4 जे कैप ना। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होगी, लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, वो भी एक्यूट एंगल। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? फिर से वही बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि लाइन है, एक तरह से लाइन चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसके dr, या डायरेक्ट दो पॉइंट, है ना। तो पॉइंट कैसे आएगा? एक तो जो बाइसेक्टर होता है वो तो उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, पी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर ले एक तो, अभी थोड़ी देर पहले किया अपन, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। तो या तो अगर उसमें करना चाहो तो कार्टेशियन में सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर करो, डायरेक्ट कर लेते हैं अपन। हाँ, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, भाई आपको पता है आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। तो फर्स्ट लाइन जो है उस पे लैम्डा की किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आर वेक्टर जो है पी का पोजीशन वेक्टर बन जाना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड लाइन में भी म्यू की किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये वाला आर वेक्टर जो है वो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बन जाना चाहिए। मतलब दोनों लाइंस के इक्वेशन से आर वेक्टर की सेम वैल्यू मिलनी चाहिए फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो वही तो हमें फाइंड करना है, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज फॉर विच दीज टू आर वेक्टर्स बिकम्स आइडेंटिकल, सेम सेम। तो हमें क्या करना होता है? दोनों को इक्वेट करना होता है, आई माइनस जे प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j इक्वल टू 2i प्लस म्यू इंटू 5j। भाई दोनों बराबर होंगे ना लैम्डा और म्यू की सम पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, तो इक्वेट करके निकाल लेते हैं वो वैल्यूज, क्योंकि इक्वल करना हमें आता है। आई वाला आई के बराबर होगा, जे वाला जे के बराबर होगा, राइट? लिखे तो क्या आएगा भाई? आई वाला 1 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 2 एंड
जे वाला आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 5 म्यू। कंपेयर कर लिया डायरेक्ट। तो वैल्यूज आ रही है एक तो लैम्डा की 1/3, लैम्डा की वैल्यू तेरे को 4/3 माइनस 1 1/3 1/15 म्यू की वैल्यू। वैसे दोनों नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए अपन को। लैम्डा निकाल लो, इधर रख दो, तो भी उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, या तो फिर म्यू निकाल के इधर रख दो तो भी उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा। सेम ही आने वो तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिख दे जल्दी से क्या आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू रख दे या तो 1/3, तो ये आ जाएगा 1 + 1 2i, और 4/3 माइनस 1 इज 1/3। ये आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो। और म्यू की वैल्यू रखो तो इधर रख दो सेकंड वाले में 1/15, तो भी वही आएगा सेम सेम 2i + j/3। कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। अब कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 2, 1/3, 0। पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, वाइस वर्सा। अच्छा, पॉइंट तो मिल गया, अब क्या चाहिए। dr ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। अब अपन को पता दो एंगल बाइसेक्टर है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लाइन की टर्म से बात करें तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पर अब यहाँ पे कैसे बताएं अपन। लाइन में ऐसा कोई कंसेप्ट तो हमने लाइन के लिए तो नहीं पढ़ा ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हाँ, लेकिन अपन ने वेक्टर में उस टाइम पे देखा था डायरेक्शन कोसाइन के टाइम पे। इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए अपन डायरेक्शन कोसाइन बता देते हैं, या फिर डायरेक्शन बता देते हैं कैसे आएगी। लिखा भी था अपन ने, दो वेक्टर्स ए और बी का एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो ए कैप प्लस माइनस बी कैप की डायरेक्शन में आते हैं, लिखे अपन उस टाइम पे। तो ए कैप प्लस माइनस बी कैप की डायरेक्शन में, तो अपन को डायरेक्शन ही तो चाहिए, लेकिन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की चाहिए, है ना। तो अब हमें पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है वो कौन सा है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। वेक्टर की टर्म से बात करें तो, क्योंकि अपन को तो पैरेलल वेक्टर्स पता है लाइन के। लाइन की इक्वेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट लाइन है मान लो, इसको कुछ नाम दे दें, वेक्टर पैरेलल टू फर्स्ट लाइन, नाम दे देते हैं कुछ ए वेक्टर। वो क्या है 3i + 4j। सिमिलरली वेक्टर पैरेलल टू सेकंड लाइन, उसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। तो वो आ गया 5j के बोलो, खाली j के बोलो, डजेंट मैटर। 5 तो स्केलर क्वांटिटी है, 5 को म्यू के साथ इन्वॉल्व कर लो, उसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। 5 म्यू इज ए स्केलर, तो खाली j कैप लिख दिया। तो अब दो वेक्टर अपन को पता है जो लाइंस के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल एक वेक्टर। तो लाइंस का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना हो या इन वेक्टर का एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताना हो, एक ही बात है। हाँ? अच्छा, इंटरनल या एक्सटर्नल वेक्टर में तो हम ये जानते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा। डॉट प्रोडक्ट से है ना। ए डॉट बी जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 3 तो 0 हो गया, 4 आ रहा है, राइट। पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो एक्यूट है, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर एक्यूट है ऐसा, तो जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए एक तरह से। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल ऑब्लिक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी lies along या lies in the direction of
ए कैप प्लस बी कैप ना, एक्सटर्नल होता तो माइनस, इंटरनल है तो प्लस। ए कैप प्लस बी कैप लिख देते हैं अपन जल्दी से, डायरेक्शन में चाहिए अपन को तो ए कैप कितना आ रहा है 3i प्लस 4j कैप अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 5, राइट, प्लस बी कैप, जे कैप का यूनिट वेक्टर जे कैप ही है। तो ये एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन यहां से मिलेगी इसके अलोंग, मतलब इसकी डायरेक्शन में, तो मतलब इसके पैरेलल, बात एक ही है। इसके अलोंग बोला जाए, इसकी डायरेक्शन में बोला जाए, इसके पैरेलल बोला जाए, बात तो एक ही है, राइट। तो ये कितना आ गया 3i प्लस 9j कैप अपॉन 5। स्केलर को तो हटाना चाहो तो हटा दो, अपन को तो डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर पैरेलल टू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक वो लिख सकते हैं ना अपन, वेक्टर पैरेलल टू एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज व्हाट, भले 3 हटाना चाहो हटा दो, 5 हटाना चाहो हटा दो, ये 3 और 5 तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, न्यूमरेटर में से 3 हटा दो, डिनोमिनेटर से 5 हटा दो, क्या बन गया i प्लस 3j कैप। डायरेक्शन तो सेम ही रहनी है ना, किसी पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। तो अपन को पैरेलल वेक्टर मिल गया, और जब वेक्टर पैरेलल मिल गया है, पॉइंट तो हमें पता ही था, तो इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो कैसे लिख देते हैं, वेक्टर इक्वेशन ही लिख दे, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ए का मतलब फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो अपन ने पहले फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2i प्लस जे अपॉन 3 प्लस सब स्केलर आता है ना, लैम्डा हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, म्यू यूज कर लिया, कोई नया ले ले, लेट्स से टी, टी भी है स्केलर, मल्टीप्लाइड बाय द पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हमने यहाँ लिखा हुआ है i प्लस 3j। अब i प्लस 3j की जगह इसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3i प्लस 9j अपॉन 5 डजेंट मैटर, डायरेक्शन सेम रहेगी। 3/5 हम ये समझ लेंगे कि वो स्केलर t के साथ इंक्लूड हो गया। तो पैटर्न क्लियर है कि पॉइंट चाहिए, एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, पॉइंट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही आएगा। या तो इसमें अगर कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट निकाल लिए, नहीं तो फिर सिमेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो इक्वेशन को, फिर वो कोऑर्डिनेट्स लिखो, फिर वही तरीका, मतलब थोड़ा और लेंथी हो जाएगा वो। वेक्टर इक्वेशन में लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ज्यादा मतलब आसान लग रहा है, हमें तो ज्यादा आसान लग रहा है, बाकी आप देख लेना, हमने दोनों से कर लिया है, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स और इसमें पोजीशन वेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन निकालने का यही तरीका है हमारे पास वेक्टर्स में, इंटरनल और एक्सटर्नल का। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज अगर आता है लाइन में, तो आप पहले पता लगा लो कि वो जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। जैसे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो एक्यूट है, तो अगर एंगल एक्यूट है बीच में तो वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज आता, मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाता, हम बोलते हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, तो हमको चाहिए एक्यूट, तो वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में आ जाता, तो हम माइनस ले लेते ए कैप माइनस बी कैप। ओके, फिर भी कोई दिक्कत कहीं पे? हमारे पास एक और तरीका है डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, हमने लिखे हुए। अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता हो, L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं अपन ने लिखे हुए। L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, N1 प्लस N2 अपॉन 2, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए। एक्सटर्नल के लिए बीच में माइनस आ जाता है और डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2 आ जाता है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर उसको यूज करना है तो, ये जो पैरेलल वेक्टर्स है इससे आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलने, पहले आप डायरेक्शन कोसाइंस लिखो, है ना। वेक्टर से तो हमें डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने के लिए यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो पहले डायरेक्शन कोसाइन लिखो। उसके अलावा बीच का एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा बाई 2 या साइन थीटा बाई 2 की जरूरत पड़ेगी, तो फिर उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। एक और लिखते हैं कार्टेशियन में, इफ ए, इसमें देखना क्या कर सकते हैं, और बी सी आर vertices of a triangle
then find the equation of the internal angle bisector of angle A and also find its length. इसमें देखें क्या कर सकते हैं. ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी, कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं. कुछ कौन सी चीजें रह गई इसमें जो हमने नहीं बताई. हाँ, इसमें क्या क्या कर सकते हैं. वापस से एंगल बाइसेक्टर चाहिए. एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल में ए बी सी. ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है ट्राइंगल में. एडी इसकी इक्वेशन और साथ में इसकी लेंथ भी चाहिए. हाँ भाई, इक्वेशन के लिए क्या क्या किया जाए. वही तरीका, एक पॉइंट चाहिए तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमारे पास है. अब की बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो नहीं फाइंड करना है. वर्टेक्स ए ऑलरेडी हमारे पास है. साथ में और क्या मिल जाए. डायरेक्शन. अब डायरेक्शन कैसे निकाले. ए कैप प्लस बी कैप और ये वेक्टर निकालने पड़ेंगे पहले. वेक्टर कैसे निकालेंगे. ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर. मतलब ए बी वेक्टर आप लिख दो, ऐसे लिख देते ना, 2-1 आई कैप 2-3 जे कैप 3 में. ऐसे ए सी वेक्टर लिख दो तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर पता लग जाएंगे. तो ए बी और ए सी वेक्टर का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए बी कैप प्लस ए सी कैप उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा. हो जाएगा अपना काम. पॉइंट पता ही है ऑलरेडी तो ठीक है. बट अब इसकी लेंथ कैसे बताएंगे यहां से. इक्वेशन तो आ गई मान लो, लेंथ कैसे बताएंगे. इक्वेशन से तो लेंथ नहीं बता सकते हैं अपन, क्योंकि वो तो इक्वेशन है, पूरी लाइन की इक्वेशन है. वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है लाइन. तो उसमें लेंथ कैसे बताएंगे एडी. फिर आप क्या करो, बीसी की इक्वेशन लिखो और फिर एडी की इक्वेशन अभी लिखो, उसको सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले. बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें. और उसके लिए फिर आपको बीसी की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके. फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सीधा कंसेप्ट तो सीधा है कि दोनों पर एक एक पॉइंट लेट करो, फिर दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके लैम्डा और म्यू निकालो, है ना. एक है तो काफी काफी मेहनत करनी पड़ रही है ना. हाँ, कोई और तरीका नहीं है. कार्टेशियन में बात कर ले सीधे सीधे, डायरेक्शन ऐसे नहीं निकाले. देखो, अगर आपको ये पॉइंट डी मिल जाए तो कैसा रहेगा. बहुत अच्छा. इक्वेशन भी लिख देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ भी बता देंगे, है ना. काम हो जाएगा आसानी से. अब डी कैसे निकाला जाए. हाँ, ऐसा कुछ है जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है. डी इज द फुट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ना. एंगल बाइसेक्टर एडी है. उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी हमें पता है जो हमने, भाई प्रॉपर्टी तो वही सारी रहने वाली है ना जो हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ लिया. ट्राइंगल की बात चले, ट्राइंगल भी तो 2 डायमेंशनल में ही है. लाइन तो लाइन है, ट्राइंगल तो ट्राइंगल है, चाहे 2D में बात करो चाहे 3D में बात करो, है ना. तो अब वो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर की कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड बीसी को अदर टू साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है. यानी कि बीडी और सीडी का रेशो वही होगा जो ए बी और ए सी का रेशो है.
तो जब रेशियो पता लग जाएगा तो सेक्शन फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स ही आ जाएंगे, और जब डी आ गए डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ भी आ जाएगी और 2 पॉइंट से इक्वेशन भी लिख देंगे, दोनों काम हो जाएंगे एक साथ। देखो रेशियो क्या आ रहा है, साइड लेंथ निकाल लो जल्दी से। ए बी की लेंथ कितनी आ रही है? 1 1 2, 1 1 2 इज √6, AC 6 3 3, 6 3 3 is √54, √54 means 3 √6, राइट? तो ये रेशियो आ गया आपके पास 1/3। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करो, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता ही है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट डी, तो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को यूज कर रहे हैं। तो m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। सेक्शन फॉर्मूला, तो यहाँ से डी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं -5 + 6 1/4, यहाँ से आ रहे हैं 6/4, 3/2, यहाँ से आ रहे हैं 13/4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी आर दीज। इक्वेशन लिखने के लिए आप डायरेक्ट चाहो तो लिख दो, पॉइंट ए है ही से हमारे पास 131, पॉइंट डी निकाल लिया, तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन इक्वेशन ऑफ एडी एंगल बाइसेक्टर सिमेट्रिक फॉर्म में। तो न्यूमरेटर में अब कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, दोनों में से हम ए को ले लेंगे, x - 1 y - 3 z - 1, डिनोमिनेटर में x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ऐसे लिख देते हैं 1 - 1/4, 3 - 3/2, 1 - 13/4, ऐसा। और इसको एज इट इज लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो वही बात है कि फ्रैक्शन में आ रहे हैं, जैसे 3/4 आ गया, x - 1/3/4, ये आ जाएगा y - 3/3/2, z - 1/-9/4। तो एक तरह से डी आर हो गए 3/4, 3/2, -9/4। फ्रैक्शन में है, आप इंटीजर बनाना चाहो बना दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्शन रेशियो, उसको इंटीजर्स में आ जाएंगे। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन को, x - 1/3 = y - 3/6 = z - 1/-9, ऐसे भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते रहो, उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो रहेंगे। ठीक है, लेंथ बची, तो लेंथ के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला है एडी। एडी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो कितना आ रहा है, x2 - x1 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस -9/4 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी आ रही देख लो, डिस्टेंस 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, 4 4 तो आ ही जाना है। 81 + 9 is 90, 90 + 9 into 4 36, 90 + 36 is 126, 126 का स्क्वायर रूट है कुछ अच्छा सा, 3 √14 by 4, राइट? ऐसा कुछ आ रहा है, तो दोनों काम हो गए इसमें।
लेंथ भी आ गई, इक्वेशन भी आ गई। वैसे कर सकते थे बट वहां से खाली इक्वेशन आते, फिर इक्वेशन से लेंथ निकालने के लिए आपको दूसरी साइड बीसी की इक्वेशन भी लिखनी पड़ती है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। काफी मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओके, चलो एक और करते हैं लास्ट सवाल पे, फिर कोई दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो इसी में एक साथ ही देख लेते हैं ना। फाइंड द लेंथ एंड foot of perpendicular drawn from point 2 minus 1 5 on line x minus 11 by 10 y plus 2 by minus 4 equals to z plus 8 upon minus 11, and also find the mirror image of the point with respect to the line. देखो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, वहां पे हमारे पास इन सब के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। चाहे वो परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करना हो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो एक पॉइंट की एक लाइन से, मिरर इमेज फाइंड करना हो, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सबके लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले जो हमने पहले पढ़े 2D में लाइन के लिए, वो सारे तो हम यहाँ पे 3D में प्लेन में यूज करते हैं। यहाँ पे आपको एक सीधा सीधा एक मेथड है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक पॉइंट दिया हुआ है, अब वो भले वेक्टर में करो चाहे कार्टेशियन में, मेथड विल बी द सेम। बस वहां पे हम पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे होंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डीआर की बात कर रहे हैं तो वहां पे पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे होंगे, बस यही फर्क है। बाकी दोनों में किसी में भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये गिवन लाइन है, ये वो गिवन पॉइंट है 2 minus 1 5, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पी से उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो लेट क्यू बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो पी क्यू हो गई उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में मिरर इमेज चाहिए। तो वो पंडापन को पता है मिरर इमेज कैसे मिलेगी, उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये पी डैश मिल जाएगा अपन को मिरर इमेज। तो अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट क्यू, क्योंकि पॉइंट क्यू ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, एक पार्ट हो गया। पॉइंट क्यू आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू लिख दो, फर्स्ट पार्ट हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और जब क्यू आई जाएगा, पी ऑलरेडी पता ही है, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी डैश के कोऑर्डिनेट्स यानी कि मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो सब कुछ है कि अपन को इसी पे क्यू फाइंड करना है। और क्यू यानी कि कोई पॉइंट फाइंड करने का तरीका सेम ही है, लाइन पर पॉइंट लेट करो, जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, लेमडा लेकर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करो। अब वो कंडीशन देखो क्या है, आज ही अपन एक क्वेश्चन किए जिसमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई करके लेमडा निकाले थे। ठीक? तो सीधा सीधा सवाल है लाइन के केस में, चाहे वेक्टर से करो चाहे कार्टेशियन में, तो लेट क्यू, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या लेट कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन लेकर गिवन लाइन एल नाम दे देते हैं इसको। तो लेट क्यू इक्वल टू लेमडा लेकर पॉइंट लेट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 10 लेमडा प्लस 11 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 माइनस 11 लेमडा माइनस 8 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट कर लिए लैम्डा की टर्म्स में। कंडीशन क्या है? पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, तो पी क्यू के डी आर लिखना पड़ेगा और एल गिवन लाइन के डी आर, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वो लिख देते जल्दी से। 10 लेमडा प्लस 11 माइनस 2, 10 लेमडा प्लस 9 माइनस 4 लेमडा माइनस 2, उधर से माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 11 लेमडा माइनस 8 और माइनस 5 माइनस 13, और इस तरह से डी आर ऑफ गिवन लाइन एल इक्वेशन से आ जाएंगे 10 माइनस 4 माइनस 11, ये तो दोनों के डी आर लिख दिए, परपेंडिकुलर है। इसको बस थोड़ा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, अच्छा इसमें होगा नहीं, ठीक है। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल, तो कंडीशन ये है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर परपेंडिकुलर है, लैम्डा के लिए सॉल्व कर लो, देखो 1 आ गया। इसमें भी अलग अलग, चलो लैम्डा इक्वल टू -1। लैम्डा -1 आ गया तो पॉइंट क्यों लिख दो, लैम्डा की वैल्यू -1 लिए तो 1 कॉमा 2 कॉमा 3, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दिए, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्यू आ गया, इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ बता दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 2 -1 5, 2 -1 5, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 1 3 2 1 2 3 रूट 14, सही है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से। नाउ मिरर इमेज बताना है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से बता दो कि पी डैश लेट कर लो, लेट पी डैश x1 y1 z1 बी मिरर इमेज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। तो सिंपल है भाई, x1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू दिस 1, y1 -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, z1 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। तो ये x1 की वैल्यू आ गई 0, y1 की वैल्यू आ गई 5, z1 की वैल्यू आ गई 1, तो ये p डैश आ गया मिरर इमेज 0 5 1। तो अगर कभी जरूरत पड़ती है स्ट्रेट लाइन में इन तीनों में से कुछ भी फाइंड करने की, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो या फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो या मिरर इमेज, तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही फाइंड करना है यूजिंग द सेम कंसेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, चलो कुछ और देखते हैं।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब देखो वहां पे भी हमारे पास फॉर्मूला था, यहाँ पे नहीं है फिलहाल। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये भी बताया ना, कोई भी दो कर्व के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है, राइट। इतना तो अपन ने एओडी में पढ़ लिया है, किसी भी कर्व के लिए बोलते हैं अपन ये बात। तो दो पैरेलल लाइंस हैं, अपन को उनकी इक्वेशंस गिवन है। हम यहाँ वेक्टर में बात करेंगे ना, वेक्टर में लिखेंगे, और वेक्टर से ही एक अगर रिजल्ट ध्यान रखने लायक है तो वेक्टर में ही है। अदरवाइज तो फिर आपको यहाँ पे भी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा हर बार। तो वेक्टर में अगर ध्यान रख सको तो बहुत अच्छा है। आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन होंगी, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन, तो आपको उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। एक कॉमन नॉर्मल होगा, एक कॉमन परपेंडिकुलर होगा ना, ऐसे ये आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो पहले तो अपन लाइन की इक्वेशन लेट कर लेते हैं। लेट आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी एंड आर इक्वल्स टू, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उनमें क्या सिमिलर होगा, सेम क्या होगा, बी वेक्टर, राइट। क्योंकि पैरेलल वेक्टर सेम होना चाहिए, लाइंस पैरेलल है तो वो दूसरा पॉइंट अलग हो जाएगा। जैसे उसमें एक फिक्स पॉइंट है ए वेक्टर, इसमें फिक्स पॉइंट हो गया सी वेक्टर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, और मान लेते हैं कहीं पे यहाँ कोई पॉइंट सी है, जिनके पोजीशन वेक्टर से अपन को पता है, ये ए वेक्टर, ये सी वेक्टर। बी वेक्टर जो है वो दोनों लाइंस के पैरेलल है, लाइंस दोनों आपस में पैरेलल है, तो उनका वेक्टर पैरेलल जो है वो भी सेम से बी वेक्टर को ज्वाइन करें यहाँ पे। ये मान लो पी है, तो आपको तो एपी फाइंड करना है ना। मान लो इनके बीच का एंगल कुछ है, कहीं से भी मान लो, और वेक्टर भी कुछ लेट कर लो यहाँ से। मान लो यहाँ से वेक्टर ऐसे कुछ जा रहा है, बी वेक्टर, दोनों लाइंस के पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल ये कुछ ले लो आप, थीटा। तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही हुआ ना, हमें पता है, राइट। तो ये बी वेक्टर अपन को पता होगा, पॉइंट ए और सी के पोजीशन वेक्टर पता है, तो हम ए सी वेक्टर भी लिख सकते हैं ना, ए सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही तो थीटा है ना, राइट। ए सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही बोला जाएगा। तो ए सी और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अपन फाइंड करें तो क्या मिल रहा है, देखो वो मैग्नीट्यूड वाइज, ओनली मैग्नीट्यूड। तो लिखते हैं अपन, इफ थीटा, डायग्राम से क्लियर है वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस बी वेक्टर ये अपन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, मॉड ए सी इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा। अच्छा मॉड बी तो हमें नहीं पता, आप और मॉड ए सी जरूर बता देंगे। तो मॉड ए सी साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल पे फोकस करें, मॉड ए सी का मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ए सी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एपी के बराबर। तो यही तो हमें फाइंड करना था। तो यहां से ये एपी बन जाएगा, एपी इज कमिंग आउट टू बी ए सी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड बी। तो ठीक है ना, मॉड बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, न्यूमरेटर में क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, तो स्केलर को तो अपन अंदर ले जा सकते हैं ना, किसी के साथ ले जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए सी क्रॉस बी अपॉन मॉड बी, फिर इसका मॉड मैग्नीट्यूड। तो ये बन गया शॉर्टेस्ट यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एपी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये आ गया एक फॉर्मूले की तरह, अगर आप ध्यान रखना चाहो तो AC क्रॉस B कैप का मैग्नीट्यूड, वेयर A एंड C आर द फिक्स पॉइंट्स lying on the two lines and B vector is the parallel vector of the two lines। तो ये है, अगर कोई रिजल्ट है तो वेक्टर में ध्यान रख सकते हो इस तरह से। अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन में, तो उसको आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, पैटर्न अपन को पता है सिमेट्रिक में क्या पैटर्न है इक्वेशन का, और वेक्टर इक्वेशन में क्या पैटर्न है, ठीक है।
ठीक है। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो पहले तो भाई स्क्यू लाइंस को डिफाइन करें। स्क्यू लाइंस क्या चीज है? कोई भी दो लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कब बोलेंगे? जब वो नॉन पैरेलल हो, पहली बात तो, है ना। तो पैरेलल लाइंस होगी तो फिर तो ऐसे बता ही देंगे अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो नॉन पैरेलल होंगी, पहली बात तो ये। अब 2D में तो अपन ये बोलते हैं अगर कोई दो लाइंस नॉन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगी। पर 3D में ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो हो सकता है वो इंटरसेक्ट भी ना करें। ऐसा कुछ केस, ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, और इसी में अगर ऐसा है तो ये दो लाइंस नॉन कोप्लेनर भी होंगी। क्योंकि अगर वो दो लाइंस कोप्लेनर हो गई, मतलब एक ही प्लेन में आ गई, तो एक ही प्लेन में तो जब हम बोल ही रहे हैं कि नॉन पैरेलल, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो कर ही जाएंगी, है ना। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि नॉन कोप्लेनर लाइंस होंगी। तो टू नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग lines are said to be are called skew lines। अब उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी। तो इनकी इक्वेशंस कुछ लेट करें। अगेन वेक्टर में बात कर रहे हैं अपन, वेक्टर में काफी आसान पड़ेगा। लेट r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। अच्छा यहाँ पे ये कर लेना, ये लैम्डा हमने सेम सेम लिख दिया, म्यू लिख दो, अच्छा नहीं लगता है लैम्डा सेम सेम लग, है ना। अलग अलग लाइंस में अलग अलग स्केलर लिए। तो a प्लस लैम्डा बी एंड यहाँ पे तो क्या है, पैरेलल नहीं है तो वो वेक्टर भी अलग अलग होगा। a प्लस लैम्डा बी सी प्लस म्यू डी, ऐसा वो ले लेते हैं इक्वेशंस। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्ट बी टू स्क्यू लाइंस मान लो, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है। तो अभी भी कंसेप्ट तो अपना वही है कि दो लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे आएगी, एक कॉमन नॉर्मल के अलोंग। आपको एक कॉमन नॉर्मल का मतलब एक कॉमन परपेंडिकुलर चाहिए। मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन या एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए दोनों के परपेंडिकुलर हो, दोनों लाइंस के। दो लाइंस के परपेंडिकुलर का मतलब हम ऐसा बोल दें, बी के परपेंडिकुलर और डी के परपेंडिकुलर। क्योंकि फर्स्ट लाइन बी वेक्टर के पैरेलल है, सेकंड लाइन डी वेक्टर के पैरेलल है। तो जो वेक्टर लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, जो वेक्टर इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा वो डी के परपेंडिकुलर होगा। तो हमें दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर चाहिए, कॉमन परपेंडिकुलर कॉमन नॉर्मल। तो इसका मतलब हम बी और डी के परपेंडिकुलर बात कर ले। तो वेक्टर में अपन को परपेंडिकुलर चाहिए होता है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तो कहां मिलता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो बी और डी के एक साथ परपेंडिकुलर चलना है तो हम बी क्रॉस डी की डायरेक्शन में जाएंगे, तो वो कॉमन नॉर्मल तो हमें मिल गया। अब इसको 3D में इमेजिन करना, हम बना तो पाएंगे नहीं 2D में। हाँ, दो लाइंस ऐसी हम बना नहीं पाएंगे स्क्यू लाइंस, बोर्ड पे बनाएंगे वो तो एक आपको एक कोप्लेनर लाइंस नजर आएंगी। तो इमेजिन करना बस कि दो लाइंस ऐसे ले लो, कोई भी दो स्क्यू लाइंस, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा कहीं पे, मान लो ए और सी, ये उसके पोजीशन वेक्टर्स है। फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट, सेकंड लाइन पे एक पॉइंट। तो दोनों लाइन पे एक एक पॉइंट कहीं इमेजिन कर लो। एक कॉमन परपेंडिकुलर हमने बता दिया किसके डायरेक्शन में आएगा, बी क्रॉस डी, वो हमने निकाल लिया बी क्रॉस डी। तो आपको ये ए और सी पॉइंट पता है, वो परपेंडिकुलर पता है, तो आपको शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग मिलेगी, हमें पता है। तो वो कैसे मिलेगा, आप सामने से देखोगे जरा, ए और सी ये पॉइंट्स है, सामने से देखोगे किसी भी तरह से, तो कॉमन परपेंडिकुलर पे क्या निकालोगे, प्रोजेक्शन। कॉमन परपेंडिकुलर, उस पर अगर आप एसी का प्रोजेक्शन निकालो तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो मिलेगी दोनों लाइंस के बीच में। तो वो हमेशा प्रोजेक्शन लिया जाता है। ये बात हमने उस टाइम पे भी करी थी, कहां पे, जब हम वो पढ़ रहे थे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन,
है ना। उस टाइम पे भी ये बात करी थी कि वो एरिया का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला लगाए थे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट निकालने का कंसेप्ट यही है कि हम बेस के नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं और बाकी किसी भी एक एज का उस पर प्रोजेक्शन निकाल लिए थे, तो वो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो प्रोजेक्शन से आया था। यहाँ पे वही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस एसी ऑन कॉमन नॉर्मल। तो पहले तो वो कॉमन नॉर्मल लिख दे, वेक्टर perpendicular to both the lines is equal to b क्रॉस d, कॉमन नॉर्मल जिसको अपन बोल रहे हैं b क्रॉस d। और इसको इसी फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, इसको एक फॉर्मूले से ज्यादा इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, टू स्क्यू लाइंस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन B क्रॉस D। कॉमन नॉर्मल पर आप AC का प्रोजेक्शन निकालो, वेयर A is what, a fixed point on the first line with position vector A vector, C is the fixed point lying on the second line with position vector C vector। तो AC वेक्टर का कॉमन नॉर्मल B क्रॉस D पर हम प्रोजेक्शन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखें, यही फॉर्मूला बन जाएगा अपने लिए ये स्टेटमेंट, क्योंकि अपन को फिर प्रोजेक्शन की बात आ रही तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, उसको अलग से निकाल के रिजल्ट को रटने की जरूरत नहीं है, हम बस इसको रट लेंगे प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन a डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर इज इक्वल टू a डॉट बी कैप। तो AC का b क्रॉस d पे प्रोजेक्शन इज इक्वल टू AC डॉट b कैप, मतलब b क्रॉस d का कैप, मतलब b क्रॉस d का यूनिट वेक्टर, तो वो तो कैसे आ जाएगा, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऐसे। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो हम मॉड लगा दें, डिस्टेंस है मॉड लगा देते हैं लास्ट में। तो इसको रिजल्ट को इसको रटने से अच्छा आप स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे तो बहुत सही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाना है, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन B क्रॉस D। और लिखने में तो फिर इसको कैसे ही लिखो, जैसे AC डॉट B क्रॉस D है, तो ये तो फिर क्या बन गया, AC डॉट B क्रॉस D, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया न्यूमरेटर में। AC डॉट B क्रॉस D इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ AC B एंड D। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट से, वो भी आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट भी हम निकाल लेते हैं, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, लास्ट में मॉड लगाए है ना, मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है तो फिर पॉजिटिव क्वांटिटी ले जाएगी, ये वेक्टर प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, इसमें कोई दिक्कत, तो स्टेटमेंट ध्यान रखो, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन B क्रॉस D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। तो ये हमने वेक्टर में लिखा है, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर ले जल्दी से, उसके लिए भी आप चाहो तो एक रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हो। फिर कार्टेशियन में क्या होगा, सिमेट्रिक फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन गिवन होंगी, वो लिख लेते हैं जल्दी से, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करनी रहेगी, shortest distance between two lines, two skew lines, x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2। मान लो ये स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ये रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें वैल्यू पुट कर दें। ये स्मॉल a वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। स्मॉल c वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। b वेक्टर कौन सा है, a1 i कैप, b1 j कैप प्लस c1 k कैप। d वेक्टर कौन सा होगा, a2 i, b2 j, c2 k। ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है बस, तो शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगी इज इक्वल टू, हाँ भाई, तो यहाँ लगा दो स्केलेटेबल प्रोडक्ट ना,
डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एसी वेक्टर, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर बी वेक्टर, बी के कंपोनेंट इज a1 b1 c1। फिर डी वेक्टर a2 b2 c2। ये आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी बी और डी का, अपॉन डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी फिर आप लिखो, आपको बी क्रॉस डी निकालना पड़ जाएगा ना। बी क्रॉस डी कैसे निकालते हैं? आई जे के a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां से बी क्रॉस डी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड, और लास्ट में मॉड लगा देना है। अपन को तो पता ही है कि मॉड लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए। ये है कार्टेशियन में। जो हम आज बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले स्टार्टिंग में, जब हमने वो देखा था दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, वो उसको पता लगाने का तरीका है कि हम दोनों पर एक एक पॉइंट लेट किए लैम्डा और म्यू लेकर, फिर दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वल करके सॉल्व किए, लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आई, वो वैल्यूज हमने तीसरे कोऑर्डिनेट में पुट किया, अगर सेम आया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग। हमने बोला एक और शॉर्ट मेथड है हमारे पास कि आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है कार्टेशियन में या वेक्टर में, तो आपको पता लगाना है कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट, लाइंस की इक्वेशन गिवन है, चाहे सिमेट्रिक फॉर्म में चाहे वेक्टर फॉर्म में, आप तो बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, यानी कि एक तरह से वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व कर लो। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, अब इसकी वैल्यू या तो जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी, राइट? तो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, तो इसका मतलब दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो है। तो ऐसा कब होता है? जब इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो आपको यहीं से पता लग जाना है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आए तो इंटरसेक्टिंग, नॉन जीरो आए तो नॉन इंटरसेक्टिंग, सिंपल। तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक यहाँ पे भी इसको यूज कर लेते हैं अपन, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग पता लगाने के लिए। ओके, तो लिख लेते हैं, इफ the two lines are intersecting at a point, then जो डिटर्मिनेंट होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये जीरो आएगा। नॉन जीरो आया तो नॉन इंटरसेक्टिंग। कहीं पे कोई दिक्कत? तो ये बस रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है या फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ध्यान होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। सही है। ये चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये बताना जरा। आर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i माइनस जे प्लस 2k, एंड आर इक्वल्स टू 2i माइनस k प्लस म्यू। हाँ भाई, बताएं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस।
इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा रहे होंगे? हम्म, पैरेलल लाइंस है ना? हाँ, ये वेक्टर्स पैरेलल है ना? स्क्यू लाइंस का लगाने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो जीरो आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। वो ऑब्वियसली आना है क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर है, टू से मल्टीप्लाई किया हुआ है बस सेकंड वाले में, और कुछ नहीं। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, तो पॉइंट पोजीशन वेक्टर, इसमें ऐसे लिखते हैं ना अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए ऑन फर्स्ट लाइन, वो इक्वेशन से मिल जाता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई माइनस जे। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी ऑन सेकेंड लाइन, इसको नाम देते हैं सी वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2i माइनस के, 2i माइनस के पैरेलल वेक्टर टू बोथ लाइंस। तो ये नाम दे दो बी वेक्टर, जिस तरह अपन ने लिखा हुआ है कोई भी एक ले लो, 2i माइनस जे प्लस 2k। तो जो रिजल्ट लिखे हैं उसको अप्लाई कर दो, ए सी क्रॉस बी कैप का मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टर डिस्टेंस। ए सी वेक्टर कितना आ रहा है, वो अपन लिख देते हैं ना, आई जे के। हाँ, ए सी वेक्टर सी माइनस ए कर दो तो आ जाएगा 1, और -1 1 और -1। ये हो गया ए सी वेक्टर के कंपोनेंट्स आई जे के साथ। और बी वेक्टर बी कैप, उसको तो हम बाद में निकाल लें, ए सी क्रॉस बी कैप चाहिए ना, मॉड बी है, डिवाइड कर देंगे बाद में। तो हम ए सी क्रॉस बी निकाल रहे हैं एक तरह से। अब या तो पहले बी कैप निकाल लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। तो बी वेक्टर आ गया 2 - 1 2 डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 2 - 1 2 का मैग्नीट्यूड इज 3। देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। हाँ भाई, तो 2 - 1 1 i कैप, 2 + 2 4 - 4 j कैप, -1 - 2 - 3 k कैप, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 3 कितना आ रहा है, 226/3 is the shortest distance between the two lines। ठीक है, तो ये सब तो सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, अगर कभी इस पे कोई आता भी है तो पैरेलल लाइंस या स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, इस पे कुछ और घुमाया नहीं जा सकता ज्यादा। जल्दी से निकाल लो। अगेन फाइंड shortest distance between lines mu I minus k shortest distance between the lines, जल्दी बता दो।
तो जितना अपन ने लिखा है उससे रिलेट करें डायरेक्ट, तो ये है वो ए बी सी और डी वेक्टर। फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर आई प्लस जे कैप, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के, सेकेंड लाइन पे एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर 2k, सेकेंड लाइन के पैरेलल वेक्टर डी वेक्टर आई माइनस के। तो अपन को पता है नॉन पैरेलल लाइंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, भले वो बोलेगा नहीं इसक्यू लाइन से, पर हमें और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। अगर नॉन पैरेलल है तो वही फॉर्मूला वही कंसेप्ट यूज करना है। तो AC का B क्रॉस D पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो आप AC वेक्टर लिख दो एक, तो दैट इज C माइनस ए, तो ये आ जाएगा C माइनस ए करोगे तो माइनस आई माइनस जे प्लस 2k। अरे A माइनस से लिख लो, डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मॉड लेना है लास्ट में। B क्रॉस D निकालने जल्दी से, माइनस जे माइनस के प्लस 1 आई कैप, ठीक है, ये तो है नहीं, देन -1 -1 -2 +2 जी कैप, एट लास्ट 0 1 माइनस माइनस प्लस प्लस के कैप, यही आ रहा है बी क्रॉस डी। तो अब उस रिजल्ट को डायरेक्ट या तो यूज कर लो, या फिर हम तो ये वो देखेंगे, प्रोजेक्ट शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AC, जैसा अपन ने लिखा है AC ऑन बी क्रॉस डी। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, बी क्रॉस डी का यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो इज इक्वल टू AC डॉट बी क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस डी, यूनिट वेक्टर हो गया। AC और बी क्रॉस डी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 -2 +2 डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज √6, तो ये आ जाएगा 1/√6। ये है, मतलब इसमें सीधे सीधे सवाल है, या तो ज्यादा से ज्यादा वो पूछ लेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, तो उसके लिए अपने जो रिजल्ट लिखा है वो डायरेक्ट अप्लाई करना है। एक और देखते हैं कुछ, नया तो कुछ है नहीं इसमें, जैसे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 0 -2 from the line x upon 1 measured parallel to the line सेटिस्फाई ना कर जाए, 1 नहीं करेगा, 1 0, हाँ। तो एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस, वैसे तो आज अपन ने देखा है एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस विच इज मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन। ये काम हमने शायद हो सकता है 2D में भी किया हो, अभी आगे भी करेंगे प्लेन के साथ भी। एक लाइन ये है, फर्स्ट लाइन, एक पॉइंट दिया हो AC डॉट, नहीं वो तो ठीक है, वो तो अपन को बाद में पता है क्या करना है। अच्छा -1, AC में माइनस आई है, ऐसा बोलना चाह रहे हो, तो -1 आएगा, तो लगा दो माइनस, ये भी तो लगाना होता है ना। अब ठीक है, हाँ। तो ये है कि एक फर्स्ट लाइन जो है ये रही, एक पॉइंट जो दिया हुआ है उसको नाम दे देते हैं, मान लो A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं
1 0 -2। तो इस पॉइंट ए से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड करनी है विच इज मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन। ये लाइन इसमें पैरेलल परपेंडिकुलर तो नहीं है, 2 2 4 नहीं है। तो दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, ये वाली मान लो, ये वाली लाइन है, नीचे वाली लाइन ये है। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी है विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल चलना है। चलते चलते वो जिस पॉइंट पे कट करेगा इस लाइन को, वो डिस्टेंस तुमको बतानी है, ए बी। तो आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, पॉइंट बी चाहिए ना। तो वहां लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते टाइम भी हम पॉइंट बी ही निकाल रहे थे। पॉइंट बी लेट करके फिर वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यूज करके लैम्डा निकाल रहे थे, तो पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा था। तो यहाँ पे भी अपना काम वही है, पॉइंट बी निकालना है। पॉइंट बी निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट बी जो है इस लाइन पे लेट कर लो आप, इस लाइन पे लाई कर रहा है, राइट। तो लेट कर लो, लेट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से लेट कर लें, लैम्डा 2 लैम्डा +1 माइनस लैम्डा -3 बी a point, be the point on first line, जिससे हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। नाउ व्हाट, अब पॉइंट बी इस लाइन पे लाई कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है पहले से कि जो ए बी है वो सेकंड लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे ए बी अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो उसके डी आर प्रोपोर्शनल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम बोलते थे वहां पे प्रोपोर्शनल, है ना। अगर अपन को एक लाइन दी हुई है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो डी आर हम एग्जैक्टली सेम ले लेते हैं। पर ऐसे केस में जहां हमें दो लाइंस पैरेलल बताई गई हैं, एक में कुछ डी आर अननोन होंगे एमनोन लेमडा के साथ, दूसरे में नो नंबर्स होंगे, तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा। तो यहाँ ए बी के डी आर लिख लें जल्दी से, डी आर ऑफ ए बी वो कितने आएंगे, लेमडा -1, ये आ जाएगा 2 लैम्डा +1 -0 एंड देन माइनस लैम्डा -3 -2 तो -1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, वो कितने आ रहे हैं, 2 1 3। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो डी आर प्रोपोर्शनल होंगे, सिंस ए बी इज पैरेलल टू लाइन एल, जो भी है सेकंड लाइन। तो वहां पे आप कैसे लिखोगे, प्रोपोर्शनल, लैम्डा -1/2 इक्वल्स टू 2 लैम्डा +1/1 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा -1/3, ऐसा कुछ आना चाहिए। अब ये तो हमने ले लिया है, अगर यहाँ से कोई पॉसिबल वैल्यू आएगी तो ठीक है, वैलिड एक वैल्यू आनी चाहिए। अब ये तो सारा डेटा पे डिपेंड करेगा, इस तरह का डेटा है, हो सकता है यहाँ से कोई वैलिड वैल्यू ना आए, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। उसका मीनिंग क्या निकलेगा समझना, यहाँ से क्या आ रहा है, देखो लेमडा की वैल्यू नहीं आ रही ना, अलग अलग आ रही है। वैसे कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट ये है आपका, ये अपन वापस प्लेन के साथ भी देखेंगे, प्लेन के पैरेलल या लाइन के पैरेलल प्लेन से डिस्टेंस। 2D में भी यही करते थे, 3D में भी यही कर रहे हैं। पॉइंट लेट किया, डी आर लिख दिए ए बी के, दूसरी लाइन के पैरेलल है तो डी आर प्रोपोर्शनल कर दिए। तो लेमडा आ रहा है क्या कोई वैल्यू सॉल्व करके, हाँ लेमडा निकाल लेंगे ना। जो भी लेमडा की वैल्यू आएगी अगर आती है, मतलब जिसके लिए तीनों बराबर हो जाए, तो वो एक वैलिड है। ऐसा नहीं कि आपने दो को इक्वेट करके सॉल्व किया और उससे लेमडा निकाल लिया, तीसरे में भी चेक करना है। तो एक अगर वैल्यू आती है जिसके लिए तीनों बराबर है तो आपको क्या करना है, वहां रख देना है, बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी आ जाएगा, राइट। और अभी क्या आ रहा है, लेमडा की वैल्यू अलग अलग या सेम सेम, भाई इनको सॉल्व कर लो, जैसे ये है इनको सॉल्व कर लो,
तो ये 4 लैम्डा -3 लैम्डा इक्वल टू -3, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से -1 आ रही है, तो यानी कि लैम्डा इक्वल टू -1 लेने पे ये दोनों तो बराबर आ गए, तो कितना आ रहा है -1, और यहाँ से भी -1, लेकिन यहाँ रखे तो 0 आ गया, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, सॉल्व नहीं हो रहा ना, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं मिल रही इसके लिए तीनों बराबर हो जाए, राइट। तो इसका मीनिंग क्या है, हमने जो डेटा लिया है रैंडमली कुछ भी लिख दिया था, अब हमें कॉन्सेप्ट समझना था, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप इस पॉइंट ए से इस लाइन के पैरेलल चलो तो चलते चलते वो दूसरी लाइन को मिलेगा ही नहीं, चलते चलते वो दूसरी लाइन को मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा कब होता है, जब वो लाइंस नॉन कोप्लेनर हो जाए। भाई अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर होती तो अगर हम इस पॉइंट से उसके पैरेलल चलेंगे तो कभी ना कभी तो मिलनी चाहिए थी उसको, अगर एक ही प्लेन में होगी तो मिलनी चाहिए, जैसे ये एक प्लेन ही तो है, मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअल में लैम्डा ऐसा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन में है, मतलब स्क्यू लाइंस है, फिर से ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट से इसके पैरेलल चलेंगे, चलते चलते वो दूसरी लाइन को कभी मिलेगा ही नहीं, तो मिलेगा ही नहीं तो फिर डिस्टेंस कैसे आएगी, है ना, पैरेलल डिस्टेंस ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्टेंस ही नहीं मिलेगी अपन को जब पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, पॉइंट लैम्डा निकालो, अगर आता है तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ए भी निकाल लो, ओके। हाँ, तो बाकी अपन बात करते हैं कल प्लेन के साथ, ठीक है। सेक्शन सी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग, स्ट्रेट लाइन वाला, ए बी डी तो कंप्लीट हो ही गया था, सी हो गया है, और एक लास्ट बचा हुआ ई, प्लेन वाला, लास्ट टॉपिक है प्लेन, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स, मैक्सिमम, और कुछ पढ़ना है, कुछ रह गया हो तो बताओ। हाँ, परसों 2 लेक्चर्स हैं, हाँ, नहीं कल नहीं, परसों हो जाएगा। इसमें है ही क्या, अपन इतने कितना टाइम हो गया अपन को पढ़ते पढ़ते इसको, हाँ 8, नहीं नहीं 6 हो गए, 8 हो जाएंगे ना, 2 लेक्चर और हो जाएंगे तो 8 लेक्चर, पौने 2 घंटे के लेक्चर्स हैं सारे, तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, पर बिना विदाउट डिस्कशन तो इनफ है, भाई टाइम कहाँ लगता है अपन को, जो लेक्चर्स काउंट होते हैं ना टोटल, जो 11-12 लेक्चर लगते हैं वो किस वजह से लगते हैं, जब डिस्कशन पैरेलल चलता है साथ में, अब डिस्कशन हो नहीं रहा है, हम लोग कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, हम पढ़े जा रहे हैं, खाली सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, डाउट ही नहीं है ना। हम्म, हाँ, तो इसीलिए अब तो फिर 8 लेक्चर में तो होना ही था, तो हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो थोड़ा छोटा चैप्टर है इससे, एसओटी तो फिर 2 दिन में कर देंगे अपन। एसओटी में एक्चुअल में क्या है, अब उसमें पता है हम क्या करें, थ्योरेटिकल मतलब फॉर्मूला फॉर्मूले है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है वैसे एसओटी है, बस फर्क इतना सा है कि इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो जाती है, बस ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होती है, खाली फॉर्मूला घिसने पड़ते हैं अपन को, लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आ जाती है बस, पर कोई नहीं है तो फिर भी फॉर्मूला बेस्ड, उसके क्वेश्चन नॉर्मली नहीं मिलते हैं अपन को, नॉर्मली एसओटी के प्रीवियस ईयर्स में इतने सालों में सवाल देखो तो गिनती के सवाल है, 2-4 सवाल मिल जाएंगे, है ना, प्योर एसओटी पे, बाकी तो बेसिक कंसेप्ट है, साइन रूल कोसाइन रूल तो अगर आ जाए तो ठीक है, कहीं भी आ जाता है। तो हाँ, इसमें अगर सॉल्व करो तो सेक्शन ए बी सी डी कंप्लीट हो चुका है, उसको सॉल्व कर लो, जितना कोई डाउट होगा अगर तो हम एक बार पूछ लेंगे, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, ओके। कल मिलते हैं बाकी, ओके देन। आप लोगों का टेस्ट संडे को है, हो सकता है वो संडे को ना हो सकता है नेक्स्ट संडे को, हाँ फुल सिलेबस, फुल सिलेबस मेजर टेस्ट, है ना, हो सकता है इस संडे को ना हो, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको।
नहीं, अगर हाँ, अगर टेस्ट नहीं होता है 10 को संडे को और हम यहाँ पे अवेलेबल रहे तो क्लास तो ले ही लेंगे संडे को। नहीं, हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होना भी जरूरी है ना, अगर हम यहाँ रहे तो। ठीक, बाकी देखते हैं।